31 मई से दिल्ली में फैक्ट्रियां खुलेंगी। फैक्ट्री वालों ने कहा कच्चे माल और बाजार न खोलने से होगी परेशानी। शनिवार रविवार को कराया करेंगे फैक्ट्री में सैनिटाइजेशन। फैक्ट्री में काम करने वालों को लगवाएंगे वैक्सीन। दिल्ली में कोरोना के केस पहले से हुए कम। दुकानदारों ने कहा जल्द नियमों के साथ खोले जाएं बाजार। दुकानदारों को हो रहा है काफी नुकसान। इकतीस मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू, जिसमें फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन का होगा कार्य। रेस्टोरेंट्स वालों ने जताई नाराजगी। राजीव गांधी और जीटीबी हॉस्पिटल में बेड की संख्या अधिक, मरीजों की संख्या हुई कम। ऑक्सीजन प्लांट पर भी जल्द होगा कार्य। और जरूरतमंदों को दिया गया राशन। कोरोना काल में लोगों की मदद जारी, संस्थाएं लोगों की कर रही हैं मदद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में कोरोना पहले से काफी कम हुआ है। इसी को देखते हुए दिल्ली धीरे धीरे अनलॉक की तरफ जारी है। 31 मई से फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन के काम को दिल्ली में कोरोना नियमों के साथ खुलने की इजाजत मिल गई है। हमारी रिपोर्टर ने जब झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया के फैक्ट्री वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि कच्चा माल ना होने से और बाजार ना खोलने से दिक्कत तो आएगी, फिर भी जितना होगा उतना हम लोग काम करेंगे। सभी लोगों को फैक्ट्री में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही परमिशन मिलेगी। साथ ही सभी को वैक्सीनेट किया जाएगा और हर शनिवार और रविवार को पूरी फैक्ट्री को फिर से सैनिटाइज किया जाएगा। देश में कहीं पर भी इंडस्ट्री कभी बंद नहीं हुई इस लॉकडाउन में। आप साहिबाबाद साइट फोर्ट चला जाइए, कुंडली चला जाइए, भिवाड़ी चला जाइए, हर जगह इंडस्ट्री चल रही है। आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उनको जो सामान है, उनके हॉस्पिटल बन रहे हैं, वेंटिलेटर बन रहे हैं, बाकी सामान है, वो सब इंडस्ट्री में तो फैब्रिकेट होते हैं। दिल्ली ने तो गलत किया इंडस्ट्री को बंद करके। हम वर्कशॉप है, हमारी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं और हम इंटरडिपेंडेंट हैं। एक फैक्ट्री वाला माल बनाता है, वो दूसरे का कच्चा माल है, वो तीसरे का फिर पक्का माल है वो। और हमारा जो माल है अगर आप चेक करें तो दिल्ली के होलसेल में सिर्फ कुछ ही मार्केट है। शनिवार इतवार को हम पूरे इंडस्ट्री को सैनिटाइज करा रहे हैं। तो मास्क ये कंपलसरी किया है, उसके बिना नहीं है, एंट्री नहीं है। पब्लिक डीलिंग हम लोग पहले भी कम थी और अब बिल्कुल बैन करने वाले हैं। और अगर हमें लगेगा कंजेशन ज़्यादा है कुछ सिस्टम है और सरकार का नियम कहता है जैसे पिछली बार 50% का था, तो नेचुरली हम अल्टरनेट डेज का भी ऑप्शन रखेंगे। स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर वो तैयार बैठी है कि किसी तरीके इंडस्ट्रीज़ खुले, हम काम करें, क्योंकि वो भी काफ़ी समय से खाली बैठे हैं। मालिकों का ऑपरेशन है कि वो उनके लिए जो फिक्स चार्जेस है, चाहे बिजली के रूप में हो, चाहे लेबर के रूप में है, चाहे रेंटल के हो, चाहे बैंक इंस्टॉलमेंट हो, किसी तरीके की जैसे भी हो, वो उनके एज इट इज़ चल रही है। मार्केट की एक चेन बनना, मार्केट खुलना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग आपस में ही माल जो है फिनिश गुड या रॉ मटेरियल आपस में बांट सकते हैं या कर सकते हैं, पर अल्टीमेट लास्ट पॉइंट फिनिश गुड है, उसको सेल करने के लिए हमें मार्केट जाना ही पड़ेगा। लेबर का वैक्सीनेशन भी हो जाए। दिल्ली सरकार से आग्रह करेगी कि वैक्सीनेशन की व्यवस्था इंडस्ट्रीज़ के लिए भी की जाए। इसके लिए अगर इंडस्ट्रीज़ को कुछ पेमेंट करनी पड़ी तो एसेशन इस लेवल पे हम पे भी कर देंगे। अपने सभी उद्यमी मित्रों को जागरूक कर रहे हैं कि एक तो लेबर को मास्क स्ट्रिक्टली पहनाएं, पूरे इंडस्ट्री एरिया को सैनिटाइज करवाया जा रहा है और थर्मल स्कैनिंग हर एक वो कंपलसरी होगी। कोई भी लेबर फैक्ट्री में एंट्री जब होगी उसकी, जब उसके पहले पूरा टेम्परेचर चेक हो जाएगा और मास्क कंपलसरी होगा। कोशिश हम ये भी करेंगे कि हमारा जो स्टाफ है, वर्कर्स तो ग्लव्स नहीं पहन सकते हैं, पर कोशिश करेंगे कि जो स्टाफ है वो साथ में ग्लव्स भी पहने। लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, तब से बाजार बंद हैं। दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब दुकानदार उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि नियमों के साथ बाजारों को भी खोला जाए, जिससे हम लोगों का व्यापार चल सके। पिछले कई दिनों से काफी घाटा हो रहा है। कुछ घंटों के लिए बाजारों को खोलने की इजाजत मिली। कल हमारा कई मार्केट एसोसिएशन से बातचीत हुई, उसमें हमारे मार्केट वालों ने भी दिल्ली सरकार से एक ही मांग रखी है कि आप
जो भी फैसला लिया लॉकडाउन का बहुत सराहनीय कार्य रहा, जिससे कि आज केस कम आए, कल को ये केस ना बढ़ जाएं, उसके लिए दिल्ली सरकार को अहम कदम उठाने चाहिए। मैं दिल्ली सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि मार्केटें अगर आप आगे आने वाले टाइम पे जो खोलते हैं तो उसका टाइम इवनिंग का कम कर दें, शाम 6 बजे तक की पहले मार्केट खोली जाए, उससे ये भीड़ कम लगेगी। जो घूमने वाले कस्टमर हैं शाम के समय जो जाते हैं वो घूमने नहीं जा सकेंगे। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ मार्केटों में रेडी और पटरी लगती है उनको अभी बंद करके कोई और स्थान देना चाहिए जहाँ पे रेडी पटरी लग सके, उनका भी काम चल सके। जैसा कि हम लोग दिल्ली में लॉकडाउन से अनलॉक की ओर जा रहे हैं और आने वाले दिनों में अनलॉक प्रक्रिया चालू हो जाएगी, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने जैसे एडवाइजरी जारी की है कि अनलॉक में अभी मार्केटों को बंद रखा जाएगा। ठीक है, हो सकता है वो स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक सोच रहे हों, उनकी एडवाइजरी में अच्छी चीज़ होगी ये, लेकिन एक चीज़ का हमें और ध्यान रखना है कि जो डेली वेजिस वाले हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं या जो डेली कमाने वाले हैं शॉपकीपर्स, उन लोगों के बारे में भी हमें सोचना है। स्वास्थ्य को देखते हुए मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से लॉकडाउन में सरकारों ने जमकर पहरेदारी की है, जो सिविल डिफेंस के द्वारा, चाहे पुलिसकर्मियों के द्वारा या जितने भी हेल्थ वर्करों के द्वारा, उसको डबल कर दिया जाए। सिविल डिफेंस वालों को भी, दिल्ली पुलिस वालों को भी, और हो सके तो CRPF वालों को भी हर चौराहे पर, हर मार्केटों पर, हर जगह पर लगाया जाए, जिससे सख्ती हो। हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ मार्केटों को ऐसे ओपन छोड़ दिया जाए, कोई अच्छी सी ऑप्शन लाकर सख्ती के साथ उसे लागू किया जाए। पर अभी दुकानदारों की भी स्थिति बहुत ख़राब है, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से, और बहुत बधाई के पात्र हैं। जैसे अभी कोरोना बहुत स्पीड से कम हो गया है, दिल्ली की सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई है, ठीक हो गए, बेड्स भी खाली हो गए हैं, ICU बेड्स भी खाली हैं, जो कोविड सेंटर दिल्ली सरकार ने बनाया तो वो भी अब खाली हो गए हैं। तो थोड़ा सा दिल्ली सरकार इसके ऊपर भी ज़रूर ध्यान दे। जो आर्थिक स्थिति अभी बनी हुई है, दुकानदारी जैसे बंद है, और आने वाला टाइम हम चाहते हैं कि बहुत बढ़िया हो, कोरोना से निजात मिले और लोग खुश रहें। दिल्ली सरकार ने 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है, जिसमें फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन शुरू की जाएगी, पर रेस्टोरेंट्स वालों ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि अभी सिर्फ रेस्टोरेंट्स पर टेक अवे की सुविधा उपलब्ध है और हमें भी कुछ छूट देनी चाहिए थी। हमारा भी काम नहीं चल रहा है और रेस्टोरेंट्स में कुछ परसेंटेज के हिसाब से पब्लिक को बैठने की छूट देनी चाहिए थी, ताकि हमारा भी काम चल सके और हम लोगों का घाटा ना हो। तो सबके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बोला उन्होंने, कुछ करने के लिए कहा है, लेकिन उसमें हमारे होटल और या ढाबे वाले भाई हैं जो, उनका बिल्कुल कारोबार नहीं है। आप देखो लेबर भी खाली बैठी हुई है, अंदर कुर्सियाँ भी हमारे ऊपर हो रखी हैं। लेकिन मैं कहता हूँ इनको कम से कम 50%, जिसके पास 8 कुर्सी हैं, कम से कम 4 लोग बैठने की इजाज़त दे देते तो हमारी भी दाल रोटी चलती रहती। ये गरीब लोग हैं, ये भी रोजी रोटी कहाँ से खाएंगे? इनको भी सब कुछ चाहिए। अगर हम इनको कहेंगे हमारे पास काम नहीं है चले जाओ, तो कहेंगे बाबूजी हम कहाँ से खाएंगे? और हम खुद इनके साथ मिल के काम कर रहे हैं। तो केजरीवाल सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों का भी, ढाबे वालों का भी सोचा जाए। केजरीवाल सरकार से हमें ये गुजारिश है कि लॉकडाउन में उन्होंने सबके लिए कुछ किया है, तो हमारे होटल के लिए भी कुछ करें। हमारे होटल में 2 महीने से हम खाली हैं, बेरोजगार है, हमारा काम धाम नहीं चल रहा है। हम यही चाहते हैं कि जैसे लोगों को 10 लोगों को बैठने की इजाज़त नहीं दे, तो कम से कम 5 लोगों को बैठने की इजाज़त वो दे दे। हमारी केंद्र सरकार से यही गुजारिश है। हमें किराया भी देना है, हमें अपने घर का गुजारा करना है, हमारे घर में कोई भी नहीं है, हम खुद ही कमाने वाले हैं, इसलिए हमारी यही गुजारिश। कोरोना दिल्ली में धीरे धीरे कम हो रहा है और अस्पतालों में बेड भी कम होते जा रहे हैं, मतलब मरीज कम हो रहे हैं, बेड ज़्यादा खाली हैं। ताज़ा मामला आपको बता दें, राजीव गांधी हॉस्पिटल का है, जहां बेड की संख्या 650 है और मरीजों की कुल संख्या 60 है। वहीं GTB हॉस्पिटल और रामलीला ग्राउंड में जो बना था कोविड सेंटर, वहां पर 1800 बेड हैं और कुल मरीजों की संख्या 300 है। आपको बता दें, कोरोना के मामलों में लगातार कमी आने के बाद पूर्वी दिल्ली के 1/3 से भी ज़्यादा बेड खाली हैं। दोनों हॉस्पिटल में कुल मिलाकर मरीजों की संख्या 360 है, तो वहीं बेड की संख्या 2450 है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। वहीं हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट पर भी काम चल रहा है, जो जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी 650 बेड का हॉस्पिटल है और अब 650 बेड पूरे हमने फंक्शनल कर दिए हैं और
सेकेंड वेव के जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं, अच्छी चीज़ है कि धीरे धीरे करके वो कम आ रहे हैं और आज हमारे पास कोई 160 के आसपास पेशेंट है। तो ये मैं कहूँगा अगर हॉस्पिटल का परसेंटेज वाइज बेड ऑक्यूपेंसी देखा जाएगा तो काफ़ी कम है। ऐसे ही हम अगर गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल की बात करें, टोटल जो बेड है 1300 बेड हैं वहाँ पर, सारे फंक्शनल कर दिए अभी हमने, और 500 बेड रामलीला ग्राउंड के भी अगर मिलाए तो 1800 बेड हैं। टोटल जो बेड हैं अभी उनका परसेंटेज में देखेंगे अगर, तो वहाँ पर भी वो 300 के आसपास पेशेंट हमारे पास हैं। तो कुल मिला के 341 पेशेंट हैं दोनों में। तो इसलिए अभी आज की डेट में हॉस्पिटलाइजेशन काफ़ी कम है और ये एक अच्छी वो है, हम कहेंगे कि दिल्ली में सेकंड वेव जैसे डाउन हो रही है, सेटल हो रहा है, तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर पॉजिटिविटी रेट भी काफ़ी कम रहेगा। नहीं, हमारे दोनों जगह पे जो PSA है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है, लेकिन अभी जो है ना हम उसकी सप्लाई शुरू नहीं कर पाए और मुझे लगता है 3-4 दिन लगेंगे इसमें शुरू होने में। बट अब रिक्वायरमेंट भी कम हो गई है क्योंकि पेशेंट्स नंबर कम है। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन भी अब स्ट्रीमलाइन होगी। जो पहले प्रॉब्लम आती थी तो अब वो काफ़ी ठीक है और हमें टाइम पे ऑक्सीजन मिल रही है। MCD के पार्षदों को 15 जून तक अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा मेयर को देना होगा। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। पूर्व दिल्ली के पार्षदों से हमने इस पर बात की तो पार्षदों ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये अच्छी गाइडलाइन है, जो बहुत अच्छी है। इससे पार्षदों के लिए लोगों में पारदर्शिता रहती है। दिल्ली निगम की 1957 के संशोधित 2011 में धारा 32 के अनुसार हमें अपनी पत्नी की तथा जितने भी बच्चे हम पे आश्रित हैं उनकी जो भी परिसंपत्तियां हैं, जो भी उनका इनकम है, सबकी घोषणा करते हैं। हमने पहले भी हर वर्ष इसकी घोषणा की है। अभी भी 15 जून की हमें डेट दी गई है। 15 जून से पहले हमें सभी संपत्तियों की घोषणा करनी है। हमारे निगम में ये भी प्रावधान है, यदि कोई व्यक्ति इसकी घोषणा नहीं करता तो उसको निगम पार्षद रहने का हक नहीं है, उसको अयोग्य माना जाएगा। ये सब प्रस्तुति हमें अपने आदरणीय महापौर महोदय के समक्ष करनी होती है। आज हमें नोटिस मिला है, हम लोग 15 जून से पहले अपनी संपत्ति घोषणा कर देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी है कि जब कोई रिप्रेजेंटेटिव या कोई चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है तो उस वक्त भी वो अपनी प्रॉपर्टी का डिटेल देता है और हमारे DMC एक्ट में भी ये कहा गया है। इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष हर पार्षद अपनी प्रॉपर्टी का जो भी डिटेल होता है अपने मेयर के पास जमा कराते हैं MS ऑफिस में, और ताकि एक तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो करप्शन है इसको रोकने के लिए भी बहुत जरूरी। दूसरा, हम लोग अपने जनता के सामने एकदम पारदर्शी रहें। जज्बा और जुनून हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। इसका उदाहरण है दिल्ली पुलिस के फिरोज आलम। साल 2011 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल फिरोज, साल 2021 में दिल्ली पुलिस में ACP की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। ACP फिरोज आलम अभी कांस्टेबल फिरोज आलम के नाम से जाने जाते थे। 10 साल की नौकरी के दौरान ही उन्होंने कड़ी मेहनत की और पिछले साल UPSC की परीक्षा क्वालिफाई कर ली। उन्हें उनका पसंदीदा कॉडल भी मिल गया और वह दिल्ली पुलिस में ही ACP बन गए। दिल्ली के जड़ौदा में स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में उनकी 1 अप्रैल से ट्रेनिंग शुरू हो गई है। मार्च 2022 तक उनकी ट्रेनिंग चलेगी। इसके बाद फील्ड ट्रेनिंग और फिर बतौर ACP पोस्टिंग। चूंकि वह दानिश कॉरिडोर्स में चुने गए हैं, ऐसे में उनकी ACP बनना तय है। फिरोज इसे किसी सपने से सच होना जैसा मानते हैं। वे पिछले 10 साल से दिल्ली पुलिस में काम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के वर्क कल्चर में ढले और उसे करीबी से देखा। वे अब अफसर बन गए हैं। फिरोज आलम मूल रूप से यूपी के हापुड़ के रहने वाले हैं। वह पूर्व दिल्ली के पांडव नगर थाने में तैनात इंस्पेक्टर मनीष कुमार यादव को अपना आदर्श मानते हैं। वह मनीष की कार्यशैली, उनके ज्ञान, पॉजिटिव अप्रोच, केस को बारीकियों से परखने की नज़र और व्यवहारिक नज़रिए से बहुत कुछ सीखते रहे हैं। वो मेरे संपर्क में रहे, उन्होंने मेरे अंडर में कभी काम नहीं किया, कभी नौकरी पे नहीं रहे मेरे अंडर में,
लेकिन उन्होंने जो है निरंतर कहीं ना कहीं संपर्क में रहते थे। हम लोग बहुत सारी बातों पर, जिसमें यूपीएससी की तैयारी भी थी, चर्चा करते थे। कभी कभी कई तरह के फेज आते हैं जीवन में, उस बारे में चर्चा हो जाती थी। लेकिन अल्टीमेटली तो बहुत सारे लोग संपर्क में हैं, लेकिन करने वाले वो एक हैं। तो ये उनकी मेहनत थी जो उन्हें आज इस मुकाम पे लेके गई। तैयारी तो उनकी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी पहले से ही, लेकिन तैयारी के बीच में जब भी कभी चर्चा होती थी और कभी ऐसा लगता था कि कुछ तैयारियों में कहीं कमी रही है, या उन्हें ऐसा लगता था कि मैं उतना अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाया, या कभी वीक फेज आता था, तो मैं हमेशा उन्हें यही कहता था कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, लगे रहो, काम होने वाला है, बस केवल एक और एफर्ट की बात है। उन्होंने केवल उनसे ये पूछा गया कि आपको किससे प्रेरणा मिली, तो उन्होंने प्रेरणा के तौर पे मिलने वाले व्यक्ति के तौर पे मेरा नाम लिया। अब ये तो वही ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि उन्हें कौन सी चीज़ ऐसी लगी होगी। इससे ज़्यादा खुशी और फ़ख्र की क्या बात हो सकती है कि कोई ऐसा इंसान जो अपनी मेहनत के और कुछ विशेष करने के बलबूते वहाँ पे उस मुकाम पे पहुँचा है और आपका जानकार है, तो उसके लिए तो फिर साथ में काम करने में हमेशा दिल से भी अच्छा ही महसूस होगा और बड़ी खुशी भी होगी। उनका जो किसी भी काम के लिए जो समर्पण है, जो एक बार सोच लिया उसके बाद जो लगे रहने का बात है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। वो अपना एक बार जो सोच लिया तो उसके बाद में जो उसे ढीला नहीं छोड़ते थे। पढ़ाई का समय उनका टुकड़ों में रहा है। वो कभी कंटिन्यू तैयारी हम नौकरी के साथ हम उतनी नहीं कर पाते कि हम 10 साल तक पढ़ते ही रहेंगे। कभी जितना वक्त मिला फिर ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ पे जाके आने वाली समस्याएं रही, तो उस दौरान तैयारी का स्तर कम हो जाता था। जब कभी दिन में वक्त नहीं मिलता था तो मैंने उन्हें देखा है, वो रातों को भी लगे रहते थे। सुबह 4-4, 5 बजे तक भी उन्होंने पढ़ाई की है, जब कभी ड्यूटी इस तरह की हो गई है। तो ये उनकी मेहनत है जो उन्हें आज इस मुकाम पर लेके गई। गांधीनगर विधानसभा में राजगढ़ में विधायक अनिल वाजपेयी द्वारा और रामवीर सिंह विधूड़ी नेता विपक्ष द्वारा केले, दूध और खाने का वितरण किया गया। ये वितरण डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल, चाचा नेहरू अस्पताल, स्वामी दयानंद अस्पताल में भेजा गया है। इसके अलावा नेता विपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल वैक्सीन को लेकर राजनीति कर रहे हैं, जबकि केंद्र ने उनको पूरी वैक्सीन की सुविधा दे दी है, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, बस वो इस पर वैक्सीनेशन पर राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली सरकार को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुफ्त उपलब्ध कराई है। 18 साल से लेकर 44 साल तक जिनकी उम्र है, हर राज्य उनके लिए कंपनियों से वैक्सीन खरीद रहे हैं। बहुत सारे राज्यों ने वैक्सीन खरीदी है और जिनकी उम्र 18 से लेकर 44 साल है, वहाँ वैक्सीन लगाने का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि उन्होंने आज तक दोनों कंपनियों को वैक्सीन खरीदने के लिए ऑर्डर नहीं दिया। ऑर्डर कहाँ से देंगे? मैं उनकी पार्टी को, उनकी लीडरशिप को चुनौती देता हूँ कि दिल्ली विधानसभा का जब बजट पास हुआ तो वैक्सीन खरीदने के लिए केवल 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। और आज ये हमारा दयानंद हॉस्पिटल में, हेडगेवार हॉस्पिटल में और चाचा बाल नेहरू अस्पताल में, यहाँ से सारा जो है सामान जा रहा है। इसमें 500 किलो जो है वो दूध है, 500 से अधिक किलो से अधिक दूध है, और 2000 खाने के पैकेट्स हैं जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, क्लस्टर में भी ये लोग भेज रहे हैं। चाचा नेहरू, डॉक्टर हेडगेवार जी और एक अपना जनरल अस्पताल, वहाँ के पेशेंटों को और जो वहाँ पे लोग आते हैं दवाइयाँ लेने के लिए, उनको भोजन नहीं मिल पाता, पानी की व्यवस्था नहीं होती। तो ये सारा नियमित कार्य एक पूरे मंडल का निर्णय था, उसके निमित्त रखा गया है। जैसे भोजन है, दूध की व्यवस्था है, फ्रूट है और बिस्कुट की व्यवस्था है, और पानी की व्यवस्था भी साथ में है। कोरोना महामारी से देश की रफ्तार थम गई है। लाखों दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो गया है। वहीं आपको बता दें, कोरोना की वजह से दिल्ली में लॉकडाउन की प्रक्रिया आपको पता है कि 30 मई तक है। 31 को अनलॉक होगी धीरे धीरे, और सारी मजदूर वर्ग के लोग जो रोजाना कमाने खाने वाले हैं, उनको तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, जिसको देखते हुए कुछ संस्थाएं हैं जो गरीब लोगों के लिए राशन की किट उपलब्ध करा रही हैं, उनकी सहायता कर रही हैं, जिससे उनको राशन पानी चल सके, परेशानियां ना हो। वहीं आपको बता दें, 250 से 300 लोगों को कई दिनों से राशन दिया जा रहा है, और विधायक ने कहा कि इससे उनकी काफ़ी मदद हो सकती है। यही नहीं, यहाँ पर इनको मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है। इसके साथ इन्होंने कहा कि राशन किट बांटने की प्रक्रिया चलती रहेगी, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक सामान्य नहीं हो जाती है।
जो हमारे पास के नज़दीकी इलाके हैं उनको 5 किलो की किट दी है, 5 किलो आटा, 2 किलो दाल, 2 किलो चावल, चीनी, चाय पत्ती, मसाले, ये सब। और ये जो दूर के इलाके हैं यहाँ पे हमने 10 किलो की किट तैयार की है। लॉकडाउन शुरू हुआ है, छोटे स्तर पे शुरू हुई थी, अब लेकिन लॉकडाउन बढ़ गया है, लोगों के पास अपने साधन खत्म हुए हैं, तो अब ये सेवा बढ़ गई है। वॉलंटियर उनके घर जाता है, घर के हालात देख के आधार कार्ड वेरीफाई करके फिर राशन प्रोवाइड करता है। हम लोग अभी सिर्फ कल्याणपुरी के अंदर हैं, जहाँ पे राशन की सेवा करने आए हैं। अगर 4 लोगों का परिवार होता है तो उसमें 1 किट देते हैं, और 4 से ऊपर जाता है तो हम ये डबल कर देते हैं, 2 किट दे देते हैं हम इसके अंदर। और जो यहाँ पर कल्याणपुरी में, यहाँ पे हम लोगों ने डबल किट करी है। जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उन्होंने हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करवाई थी 150 लोगों की, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो इंतज़ाम किया है 150 किट का इंतज़ाम किया है यहाँ पर। हम उनको घर तक प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मान लीजिए घर पे कोई कोरोना का पेशेंट है, उनको कि भैया उनको अब राशन लेने के लिए पैसे नहीं है, जो रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं, कि होता है उनका, तो उनके घर तक प्रोवाइड किया जाता है, राशन घर तक दिया जाता है। ये इसके बच्चों के लिए उन्होंने बहुत मेहरबानी की है। चल जाएगा, 15-20 दिन तो चल ही जाएगा। भैया आपकी बहुत मेहरबानी, हम तो यही चाहते हैं, हम गरीबों के लिए आप लोग बहुत कुछ कर रहे हो, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। काम वाम है नहीं हम लोगों का, हम तो परेशान हैं, मजदूरी करते हैं हम लोग तो। हाँ जी, बहुत फ़ायदा मिल रहा है इससे। जैसे हमारा रोजगार बंद होगी, इसे रोजगार मिल रही है हमें। तो मिल रहा है। हाँ जी, इतनी इनकम है नहीं हमारी जो ले सकते हम। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCNN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।